Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor, and today we are going to see dimensional analysis. हमने अभी तक देखा what are physical quantities, physical quantities की units, fundamental quantities, फिर fundamental quantities की units, उसके बाद हमने देखा derived quantities और derived quantities की units. आज हम देखेंगे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. सो डायमेंशंस आर बेसिकली सोल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, ऐसे ही ईच यूनिट हैज अ डायमेंशन. देन अ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ डायमेंशन इन एक्चुअली? सो डायमेंशन इज कि जितनी भी मेरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. और हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी? हमने लास्ट सेशन में देखा, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं. और अब मान लीजिए मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को इन क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, तो मास रेज टू द पावर समथिंग, सिमिलरली लेंथ रेज टू द पावर समथिंग, द एक्सपोनेंट पावर, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन. सो वी से द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द powers to which fundamental quantities or base quantities are raised to represent the quantity. Right? Now, next thing is all the fundamental quantities are expressed in square brackets. Whenever we want to write dimension of a physical quantity, we have to express all the fundamental quantities in square brackets. We will deal some examples. फिर इन्हें समझेंगे डिटेल में. Now, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बात करनी है डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, देन व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज बेसिकली, अगर मैं एक क्यूब कंसीडर करूं, देन द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज क्यूब ऑफ इट्स साइड्स, दैट इज लेंथ क्यूब. हमें पता है जो साइड है, साइड इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. सो we know side is expressed in terms of its length. So cube of length will give me volume. अब अगर इसे हम dimensions में लिखें, then dimensions में it will be written as square bracket L raised to the power 3. Then this 3 is called dimension, and exactly volume is expressed as square bracket L cube. Right? Similarly, अगर हमें फोर्स की डायमेंशन लिखनी हो, वी नो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन वी नो इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स इट इज लेंथ डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ टाइम, एंड दिस इज मास. सो आई विल राइट इट्स डायमेंशन एज मास इन स्क्वायर ब्रैकेट m. लेंथ के लिए आई यूज L इन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड टाइम मेरा डिनोमिनेटर में है, एंड स्क्वायर ऑफ टाइम, सो आई राइट इट एज T रेज टू द पावर -2. सो डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी MLT -2. राइट? नाउ अगर मुझे एनर्जी की डायमेंशन लिखनी हो, देन वी नो एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क. Work and energy are interrelated things. Both are dimensionally equal. So, energy और work done हमें पता है is force multiplied by displacement. That is work done. Force के लिए हमने अभी derive की. The dimension is MLT -2. और अगर हम बात करें S means displacement. Displacement now it's a length. तो length की अगर dimension लिखनी हो, it will be L like this. अगर हम इसे अब सॉल्व करें, so it will come out to be M L2 T -2. So ये मेरी आ जाएंगी डायमेंशन ऑफ एनर्जी. सो इस चीज को अगर थोड़ा सा दोबारा हम रिव्यू करें,
डायमेंशंस क्या थी? किसी भी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज देखिए यहाँ क्या है, मास रेज टू द पावर 1, देन लेंथ रेज टू द पावर 2, टाइम रेज टू द पावर -2। अब देखिए मैंने यहां एनर्जी को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मास, लेंथ एंड टाइम। सिमिलरली मैंने यहां फोर्स को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, राइट। तो यहां से कंक्लूजन्स हमारे क्या हैं, डायमेंशंस होती हैं कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वन थिंग। सेकेंड इज, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज टू द पावर कुछ होंगी, एक्सपोनेंट्स, दैट एक्सपोनेंट्स, दोज एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड देयर डायमेंशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ डायमेंशंस देखते हैं, लाइक फोर्स इज वी नो मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ आई विल डिस्कस द एग्जैक्ट प्रोसीजर हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। अगर हमें एग्जाम में डायमेंशन निकालनी आएगी फोर्स की, हाउ वी हैव टू अप्रोच। सी, वी नो force is mass into acceleration. First thing is we should know the basic formula. अगर हमें बेसिक फॉर्मूला पता है और यूनिट्स पता है, we can find dimensions of that quantity. यहाँ फोर्स मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, we know its formula, it is mass into acceleration. Then we know mass is, acceleration को हम लिख सकते हैं velocity upon time. Basically acceleration is change in velocity upon time, it is v minus u by t. हमने अपने अर्लियर क्लासेस में इसे पढ़ा है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सो आई कैन राइट इट एज मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैंने यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा? सो थोड़ी देर में ये चीज क्लियर हो जाएगी। द थिंग इज, चेंज इन वेलोसिटी जो चीज आएगी, दैट इटसेल्फ इज अ वेलोसिटी, सो डायमेंशन ऑफ दैट चेंज इज इटसेल्फ सेम एज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. So it will be mass into velocity divided by time. After that, mass मेरी fundamental quantity आ गई, time fundamental quantity आ गई. क्या velocity fundamental quantity है? No. Again we have to further simplify it to a fundamental quantity. Let's see. We know mass is mass into velocity को हम लिख सकते हैं length into time, length divided by time. Velocity क्या होती है? Velocity is basically distance upon time. So distance is basically length, so I can write it as length divided by time. अब देखिए मेरे पास लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सभी मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई. नाउ टाइम टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस. लेट्स सी how we do it. We can write it as mass into length into time raised to the power -2. Now फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी mlt -2. For mass we write capital M, for length we write capital L, for time we write capital T raised to the power -2. So ये तरीका होता है हमारा डायमेंशंस लिखने का. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है राइट डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी, सो दिस इज द प्रोसीजर विच यू हैव टू फॉलो, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूलाज. अगर हमसे पूछा जाए एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज एरिया? एरिया वी नो इट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ. सो व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन? इट्स डायमेंशन विल बी लेंथ इनटू लेंथ, और इट विल बी L square inside square brackets, right? Now, what about volume of cube? We have taken this example. Volume of cube क्या होगा? The dimension will be L cube in square brackets, like this. So dimensions, volume क्या आ जाएंगी? L cube, right? Now, what about acceleration? हमने अभी पीछे किया acceleration. So acceleration is m raised to the power 0. Why 0? Because there is no mass term involved in acceleration. What about force? We have just done it. It is mlt -2. mlt -2. Now, अब ये जो क्वांटिटी है फोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी डायमेंशंस याद रखें, बिकॉज ये हमें आगे काम आएगा जब हम फर्दर डायमेंशंस किसी क्वांटिटी की निकालनी होगी, तो वी विल टेक इट एज अ रेफरेंस डायमेंशन, राइट. सो फोर्स की हमेशा याद रखिए, इट इज mlt -2.
आई होप आपको याद हो गई होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2. यू शुड रिमेंबर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आइए नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज मोमेंटम. अगर हम बात करें मोमेंटम की, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. राइट, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ वी कैन डू इट? मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी इज वी नो लेंथ अपॉन टाइम. सो डायमेंशन आ जाएंगी हमारी mlt-1. राइट, mlt-1, mlt-1. राइट, सो ये होगी हमारी मोमेंटम की. नेक्स्ट इज वर्क. वर्क भी हमने पीछे देखा था, एनर्जी के लिए हमने किया था. अगर हम बात करें वर्क डन की, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए, अगर आपको फोर्स की डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको फोर्स को दोबारा से डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप फोर्स की डायमेंशन याद रखिए. सो अब देखते हैं, अगर मैं फोर्स की डायमेंशन यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, इट इज mlt-2. एंड व्हाट अबाउट डायमेंशन? डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, सो इट विल बी ml2t-2. सो ये हो जाएगी मेरी डायमेंशन वर्क की. लेट्स सी, ml2t-2. Right, this way we can derive dimensions of any physical quantity. All we need is knowledge of the basic formula. हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर उस क्वांटिटी का हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, then we can express it in terms of basic fundamental quantities. जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की थी, उनकी टर्म्स में हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. राइट, अब देखिए, अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, then again we know energy and work both dimensionally both are same, because work is a form of energy और potential energy is a form of energy only, so dimension same होंगी. डायमेंशन आ जाएगी ml2t-2. आप देख सकते हैं दोनों सेम डायमेंशन है. यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है. दैट कंक्लूजन सेज कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो डायमेंशंस ऐसा हो सकता है कि उनकी डायमेंशन सेम हो. राइट, अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे हैव सेम डायमेंशंस. बट अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, देन वी कांट से कि वो क्वांटिटीज भी सेम होंगी. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां दो डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है. दैट ओनली इंप्लाइज कि जो उनकी डायमेंशनल डिपेंडेंस है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, दैट इज सेम, बट अल्टीमेटली दोज क्वांटिटीज आर डिफरेंट. राइट, सो अब देखते हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं. सो डायमेंशनल एनालिसिस की हमारे पास 2-3 एप्लीकेशंस आते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम बहुत जगह देखेंगे कि यूजिंग डायमेंशंस वी विल सॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. और स्पेशली अगर बात करें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की नॉलेज होने से हम सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं. सो लेट्स सी दिस एप्लीकेशंस. पहली एप्लीकेशन जो आती है कि हम किसी भी इक्वेशन को, जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होती है, वी कैन वेरीफाई दैट इक्वेशन वेदर दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. जस्ट सी, आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी गई है, सपोज आपको कोई फॉर्मूला दे दिया गया, you can easily verify it whether that formula is correct or not just by having knowledge of dimensions. So objective questions में इसका क्या यूज होता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं. 4 ऑप्शंस में से we have to check कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है. और समटाइम्स हमें मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं पता कैसे सॉल्व होना है, सो जस्ट वी हैव टू चेक द डायमेंशंस. एंड इट हैज बीन सीन इन अ नंबर ऑफ केसेस कि हम सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. सो इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल. लेट्स सी, अब हमें किसी इक्वेशन को चेक करना है कि दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. दैट इज कॉल्ड चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, कि इक्वेशन वो ठीक है डायमेंशनली या नहीं. सो अब ये चेक करने से पहले हमें एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए.
and that is called principle of homogeneity of dimensions, which says अगर दो quantities हैं, say मेरे पास velocity है, then two physical quantities can be added or subtracted if and only if they have same dimension. For example, मान लीजिए कार चल रही है, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी. ऑल्दो वैल्यूज तो दोनों की डिफरेंट होंगी, बट डायमेंशन तो दोनों की वेलोसिटी वाली सेम है. सो वी कैन ऐड द टू वेलोसिटीज, राइट. बट अगर हम बात करें कोई और फिजिकल क्वांटिटी की, सपोज मैं बात करता हूं फोर्स और दूसरी क्वांटिटी मैं ले लेता हूं से मोमेंटम या वर्क, कैन आई ऐड देम? नो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं, वी कांट ऐड देम. वी ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट only those quantities which are having same dimensions, right? So for example, initial velocity we have just discussed, initial velocity can be added or subtracted from final velocity, right? Reason being because they have same dimensions. After that, force and momentum, they can't be added, we know, because they have different dimensions, right? Now अगर हम बात करें फोर्स की, डायमेंशनल फॉर्मूला इज वी नो mlt minus 2, और अगर हम बात करें मोमेंटम की, इट इज mlt minus 1. सो वी कांट ऐड देम बिकॉज दे बोथ आर डायमेंशनली डिफरेंट, राइट. नाउ अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके हम चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन ठीक है या नहीं. इट इज अ वेरी फेमस इक्वेशन, v² minus u² is equal to 2as. ये हमने बहुत बार यूज करी है. इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ वी विल सी और वी विल चेक कि क्या ये इक्वेशन ठीक है. अब देखते हैं ये जो इक्वेशन है, अगर इसे हमें चेक करना है वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, हाउ वी कैन डू इट. चलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स, जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड देन वी विल सी इफ लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस, देन ये इक्वेशन ठीक है. अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस डिफरेंट आए, दैट मींस इक्वेशन गलत है. अब देखिए, अगर हम देखें u इज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है, इट इज lt-1. m raised to the power 0 means no use, it is lt-1. Similarly, final velocity v has dimensions m raised to the power 0 lt-1. अगर बात करें हम एक्सेलरेशन की, सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है दैट इज lt-2, राइट. और अगर बात करें s, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन सेम एज लेंथ, सो इट विल बी ओनली l, m raised to the power 0 t raised to the power 0 l, राइट. अब ये सभी डायमेंशंस को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट्स सी व्हाट वी गेट. हमने जब वेलोसिटी की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करी, v इट इज m raised to the power 0 lt-1. इसके बाद यहाँ पे हम u की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे a और s, दिस इज a एंड दिस इज s, दिस इज v एंड दिस इज u, राइट. सभी की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करी. अब इसके बाद देख सकते हैं हमें u का स्क्वायर करना है, सो इट विल बी m raised to the power 0, इट विल रिमेन 0, l का स्क्वायर हो जाएगा और t raised to the power -2 हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे अब ये दोनों क्वांटिटीज को बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ देख सकते हैं m raised to the power 0 m raised to the power 0, इट विल रिमेन 0, 0 plus 0 is 0. अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ raised to the power 1, लेंथ raised to the power 1, it will become length raised to the power 2. सिमिलरली टाइम की बात करें, t raised to the power -2 और t raised to the power 0, it will become -2 only because -2 plus 0 is -2. So this is what we get. We get m raised to the power 0, l raised to the power 2 and t raised to the power -2. और यहाँ हमें मिलेगा स्क्वेयरिंग करने के बाद l raised to the power 2 and t raised to the power -2. Right. Similarly, on left hand side, we get on squaring m raised to the power 0, l raised to the power 2 and t raised to the power -2. अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं डायमेंशनली दे आर सेम, तो वी कैन इजीली ऐड देम. दैट मीन्स इस इक्वेशन में दिस क्वांटिटी u² and 2as
इन दोनों की डायमेंशन सेम थी, तभी इनकी एडिशन पॉसिबल थी। वी कैन सी, देखिए दोनों की सेम डायमेंशंस आ रही हैं, तभी इनको हम ऐड कर पाएंगे। और जब ऐड करेंगे, अगर दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो डायमेंशंस विल रिमेन सेम। सो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस एंड राइट हैंड साइड डायमेंशंस आर बेसिकली सेम, राइट। नाउ यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान देनी है, दैट इज ये जो क्वांटिटी है 2, हमने 2 की कोई डायमेंशन यहां सब्स्टिट्यूट नहीं करी। व्हाई? Reason being, because ये जो 2 है, it is a dimensionless quantity. Always remember all the constants like 1, 2, 3, they are dimensionless. We don't have to substitute any dimensions for them. They are dimensionless quantities, right? Now, we can see each term of the above equation is having same dimension, right? Each term is having same dimension. Therefore, the given equation is dimensionally correct, right? So this is the way how we check that a equation is correct or not, right? हम किसी भी इक्वेशन को उसके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करके डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, और अगर हर टर्म की डायमेंशन सेम आई है, दैट मीन्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। आफ्टर दैट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, दैट इज मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as और v² इज इक्वल टू u² प्लस हाफ as। तो द क्वेश्चन इज, क्या इनकी डायमेंशंस ठीक आएंगी? आर दे, ये जो इक्वेशंस है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट हैं? वेल यस, क्योंकि अगर हम देखें, जो बीच में साइन था माइनस और ये जो कांस्टेंट है हाफ, प्रैक्टिकली इनकी कोई डायमेंशन तो नहीं है। डायमेंशन तो सिर्फ क्वांटिटी की है, दैट इज v, u एंड a एंड s, और ये दोनों इक्वेशंस में सेम है। सो डायमेंशनली तो ये इक्वेशंस करेक्ट हैं, बट क्या फिजिकली ये इक्वेशंस करेक्ट हैं? वेल, फिजिकली दीज इक्वेशंस आर नॉट करेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो हमेशा फिजिकली भी करेक्ट होगी, बिकॉज फिजिकली जो इक्वेशन करेक्ट है, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, राइट। और यहां हाफ है, दैट मीन्स फिजिकली इट इज नॉट करेक्ट। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो ये दोनों इक्वेशंस करेक्ट नहीं हैं, बट डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। तो ये थोड़ी सी डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन भी हो जाती है, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है, दैट डज नॉट मीन कि वो फिजिकली भी हमेशा करेक्ट होगी, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आप सबको पता है आइंस्टाइन्स इक्वेशन, वी ऑल नो E इज इक्वल टू mc², बहुत फेमस इक्वेशन है। क्या आपको पता है आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन कैसे इन्वेंट करी थी? आइंस्टाइन ने इसे डायमेंशनली प्रूव किया था। उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए। आइंस्टाइन को ये पता था कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड, बट उसे ये नहीं पता था इनका रिलेशन क्या है। सो व्हाट ही डिड कि उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, लाइक E is equal to m by c², E is equal to m² by c, and E is equal to m² into c, etc. ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, एंड बेस्ड ऑन दोज कॉम्बिनेशंस उसने इनकी डायमेंशंस चेक करी। डायमेंशंस चेक करके ही फाउंड कि कौन सी इक्वेशन परफेक्ट बैठ रही है। सो वहां से पता चला कि E is equal to mc², ये इक्वेशन ठीक है। नाउ वंस ही गॉट कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेटर ऑन ही प्रूव्ड इट यूजिंग कैलकुलस, राइट। सो यू कैन सी कि एक इतनी फेमस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड और इट कैन बी इन्वेंटेड जस्ट बाय हैविंग नॉलेज ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो डायमेंशंस की नॉलेज से एक इतनी फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² एक हमारे पास डिराइव हो गई, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Now, next thing is we have to check the dimensional consistency of half mv² is equal to mgh. अगर हम ध्यान से देखें ये है क्या? Half mv² is basically kinetic energy and mgh is potential energy. Ultimately दोनों energies हैं. This is kinetic energy and this is potential energy. So this is basically principle of conservation of energy, that एक form of energy is equal to दूसरी form of energy. Energy conversion is taking place.
सो नाउ लेट्स चेक कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। एक बार चेक करते हैं। अगर हम देखें मास के लिए डायमेंशंस, इट विल बी सिंपली m L0 T0. For velocity we know it is LT minus 1. G is we know it is acceleration due to gravity. So dimensions जो G की होंगी they will be same as acceleration वाली, और acceleration की क्या होती है dimension, we all know it is LT minus 2. And H basically it is a distance, length. So dimension क्या होंगी distance की, length. So it will be M0 L T0. Now इन डायमेंशंस को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी इक्वेशन में ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड देन हम इन्हें देखते हैं क्या ये सेम आ रही हैं। अब देखिए यहां मैंने इक्वेशन में हाफ mv² में डायमेंशन ऑफ मास सब्स्टिट्यूट की, आफ्टर दैट वेलोसिटी की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट की, इसके बाद वेलोसिटी की डायमेंशंस को स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे सो इट विल बिकम l raised to the power 2 एंड t raised to the power -2. सिमिलरली यहां m g h सभी डायमेंशंस को हमने पुट कर दिया, और फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। बेस अगर दो क्वांटिटीज का सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है व्हेन वी मल्टीप्लाई दैम। तो यहाँ देख सकते हैं m raised to the power 1 raised to the power 0 raised to the power 0, so it will be m raised to the power 1. इसके बाद l raised to the power 0, l raised to the power 1, l raised to the power 1, so it will become l raised to the power 2. Similarly with time t raised to the power 0, t raised to the power -2 and 0. So जब ऐड करेंगे इन्हें 0, -2 and 0, it will become -2 like this. So right hand side हमारी आ जाएगी m l raised to the power 2 t raised to the power -2, and left hand side is m l raised to the power 2 t raised to the power -2. We can see left hand side and right hand side both are same. दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली तो ये करेक्ट है एज वेल एज डायमेंशनली भी करेक्ट है, राइट। नाउ अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है हाफ डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। हाफ के पास कोई डायमेंशन नहीं, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। वी नो कांस्टेंट्स की डायमेंशंस नहीं होती हैं, राइट। सो each term in the above equation is having same dimensions, therefore the given equation is dimensionally correct, right? So इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की, mark my words, किसी भी इक्वेशन की हम consistency चेक कर सकते हैं whether that equation is correct or not using dimensional formulas. Now let's see the second application of dimensional analysis. Second application is कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में जा सकते हैं। आफ्टर दैट हम SI सिस्टम से CGS में या MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो किसी भी एक यूनिट को दूसरे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। अब इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज कि जो यूनिट्स हैं they are basically derived from dimensions, and vice versa is also true. Sometimes dimensions are derived from units and units are derived from dimensions. Basically they are interrelated. या अगर हम इसे दूसरी फॉर्म में कहें, units and dimensions they both have same meaning but expressions are different, right? Units और dimensions same meaning है but their expressions are different. अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को अगर मैथमेटिकली लिखना है इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज तो वो डायमेंशंस की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर उसे हमें सिंपल रनिंग लैंग्वेज में लिखना है तो हम यूनिट्स की फॉर्म में लिखते हैं, राइट। सो वी कैन डिराइव यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डायमेंशंस। हम डायमेंशन से यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। और अगर हम बात करें किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की, सो हाउ वी एक्सप्रेस अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी एक्सप्रेस होती है इस फॉर्म में, Q is equal to N1 U1 is equal to N2 U2। ये हमने यूनिट्स वाले फर्स्ट सेशन में देखा था कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी Q को वी कैन एक्सप्रेस एज N1 U1, वेयर N1 क्या था, मैग्नीट्यूड, U1 क्या थी, यूनिट। और जो यूनिट है, यूनिट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। सो वी विल यूज दिस थिंग, राइट। N1 U1 is equal to N2 U2। हमें पता है किसी भी यूनिट को मैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिख सकता हूं,
और यहाँ पे भी मैं दूसरी यूनिट को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिख सकता हूँ. N1 N2 आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि N1 N2 क्या है, दे आर मैग्नीट्यूड्स. तो यहाँ से अगर मैं N2 लिखना चाहूँ, सो N2 को क्या मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, और जब नीचे ले जाऊंगा और क्लब कर दूंगा M1 M2 को, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा M1 M2 रेज टू द पावर A, L1 L2 रेज टू द पावर B एंड T1 T2 रेज टू द पावर C. ABC क्या है? ABC बेसिकली हमारे पावर्स हैं, जो M रेज टू द पावर A, L रेज टू द पावर B एंड T रेज टू द पावर C. नाउ डायमेंशनली तो एक क्वांटिटी सेम होगी, इसीलिए ABC एंड ABC ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, बिकॉज ये क्वांटिटी ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? एज पर दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. तो हमने U को रिप्लेस किया बाय इट्स डायमेंशंस, सिमिलरली U2 को रिप्लेस किया बाय इट्स डायमेंशंस. इसके बाद हमने रीअरेंज कर दिया कि N2 विच इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू N1 इनटू दिस. नाउ N1 N2 आर मैग्नीट्यूड्स. नाउ अगर हमसे कहा जाए इफ वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल टू erg, right? We want to convert 1 joule to erg. So how we do it? Let's see. First step is joule is a unit of energy or work in SI system and erg is unit in CGS system. So what we are doing? We are converting SI system to CGS system. Or quantity is work or energy. We know work and energy, they are same. सो बेसिकली हम वर्क डन जो भी है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS सिस्टम. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी और वर्क हमने ये डिराइव किया है, इट इज ML2T-2. हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, दैट मीन्स वी कैन इजिली फाइंड A, B एंड C. A यहाँ पर क्या है 1, B इज 2 एंड C इज -2. ABC क्या थे? MLT की पावर्स. सो यहाँ A हमारे पास आ जाएगा 1, B इज 2 एंड C इज -2, राइट? ABC हमारे को मिल गए. आफ्टर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे डिराइव किया, एंड दैट इज लेट N1 जूल्स इज इक्वल टू N2 erg, राइट? ये हमारी यूनिट है जो हम बेसिक एक्सप्रेशन क्वांटिटी का लिखते हैं N1 U1. दिस इज यूनिट 1 एंड दिस इज यूनिट 2. देन हमें एक टेबल फॉर्म करना है, और टेबल फॉर्म हमें कैसे करना है? ये हमारा फर्स्ट सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम. सो फर्स्ट सिस्टम की बात करें जो हमें गिवन है, और सेकंड सिस्टम इज जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, दैट इज सेकंड सिस्टम. सो फर्स्ट सिस्टम में अगर हम देखें, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल. दैट मींस N1 इज हाउ मच? N1 इज 1. और SI सिस्टम में वी नो मास हमारा हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है? इट इज इन ग्राम्स. सो मास इज 1 kg, बिकॉज 1 जूल मीन्स 1 like this. We know 1 joule is equal to 1 kg mass into 1 meter displacement, right? Because work done क्या होता है? It is force into displacement. We know work done is force into displacement. And what is force? Force is mass into acceleration into displacement. So यहाँ पे अगर हम बात करें SI सिस्टम में, then mass is we know it is 1 kg. अगर हम बात करें लेंथ्स की, जितनी भी लेंथ्स होंगी they will be in meters, और टाइम हमेशा हम लेते हैं सेकेंड्स में. और अगर हम CGS की बात करें, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखा था C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड. दैट मीन्स जो भी हमारा मास होगा इट विल बी इन ग्राम, जो हमारी लेंथ होगी इट विल बी इन सेंटीमीटर्स, और जो टाइम होगा इट विल बी इन सेकेंड्स. हमने ये टेबल फॉर्म कर लिया, ABC हमें मिल गए, हमने पहले डिराइव कर लिए थे. नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू कन्वर्ट बोथ द सिस्टम्स टू अ सिंगल
सिस्टम। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे पास मास है केजीज में और यहाँ ग्राम्स में, सो कन्वर्ट दिस केजीज टू ग्राम्स, एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स सो दैट दोनों साइड सिस्टम हमारा सेम हो। दिस इज 1000 ग्राम, this is 100 centimeter, we know 1 meter is 100 centimeters. After this conversion we can see हमारे पास सभी quantities mass, length, time same units में है। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में है। After this we will use the formula N2 is equal to N1 into M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि दैट M1, M2, L1, L2, T1, T2 की वैल्यूज हमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट करनी है कि वो सेम यूनिट्स हों, राइट? हमें सेम यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, अगर हम बात करें M1 हमने अभी पीछे देखा था, इट वॉज 1000 ग्राम्स एंड इट इज 1 ग्राम। L1 वॉज 100 सेंटीमीटर, इट इज 1 सेंटीमीटर। टाइम इज 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड एंड इफ वी सॉल्व इट we get N2 is equal to 1 into 1000 raised to the power 1, 100 raised to the power 2 and 1 raised to the power minus 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे what we get यहां से हमारे पास आ जाएगा 10 raised to the power 4 और यहां से आ जाएगा 10 raised to the power 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे what we get 10 raised to the power 7। so N2 is 10 raised to the power 7। Therefore, we can say 1 joule is equal to 10 raised to the power 7 ergs। आप देख सकते हैं अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस की नॉलेज है then we can convert one system of units to other। हम यहां से इनके मैग्नीट्यूड बता सकते हैं that 1 joule is equal to 10 raised to the power 7 ergs, right? Now let's see the third application of dimensional analysis। And the third application says हम किसी भी क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो डिराइव कर सकते हैं। और इसको दूसरी भाषा में अगर कहें वी कैन डिराइव अ रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहा जाए आई हैव फोर्स और फोर्स डिपेंड कर रही है मास पे और एक्सेलरेशन पे, बट एक्चुअली इन व्हाट सेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई डोंट नो, then using dimensional analysis I can derive that formula। just see how interesting it is। जैसे आइंस्टाइन ने यूज किया था E is equal to mc square, जो इक्वेशन थी आइंस्टाइन ने डायमेंशनली प्रूव कर दी थी, डायमेंशनली इन्वेंट की थी। सिमिलरली वी कैन इन्वेंट एनी फॉर्मूला फॉर एनीथिंग। ओनली थिंग वी नो इज वी शुड नो इज कि वो कैसे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। देखते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम having bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity। That means it depends on gravitational force। Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length। Now this is very important। हमें यहाँ given है that the time period, the period of oscillation। period of oscillation means basically is talking about the time period कि एक pendulum कितना time ले रहा है oscillation में। that depends on its length, one thing, mass of the bob m and acceleration due to gravity g, right? that means time depends on these three things: length, mass and acceleration due to gravity g। Now we have to derive the expression for time period using method of dimensions। देखिए कैसे करते हैं। First of all we know time depends on mass, length and acceleration due to gravity। that means m, l and g। but we don't know how exactly it depends, that we have to find। तो उसके लिए हम पहले एक जनरलाइज्ड वे में एक फॉर्मूला गेस कर लेंगे like this। T stands for time period is equal to k times of L raised to the power x, m raised to the power y and g raised to the power z। It is just like हमें given है कि time depend कर रहा है किस पे, that's why I'm using proportionality sign। It depends on length, it depends on mass and it depends on acceleration due to gravity। Now I don't know whether it is proportional to length or it is proportional to square of length or maybe ये length के cube के proportional हो। So in general what we do is हम यहाँ पे normal markings कर लेते हैं like L raised to the power x,
m raised to the power y and g raised to the power z. आफ्टर दैट ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करके हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं लाइक k. नाउ नेक्स्ट थिंग इज k जो है इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड x y z आर द एक्सपोनेंट्स. आफ्टर दैट अगर हमने ये एक इक्वेशन लिखी, वी नो ये इक्वेशन अगर ट्रू है तो ट्रू होने के लिए इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट. सो व्हाट वी डू, now we will substitute the dimensions of these quantities. We know dimensions of all these quantities. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे. लेट्स सी कैसे. जब हम डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास के लिए वी नो, लेंथ के लिए वी नो, जी के लिए वी नो, एक्सेलरेशन वाले और टाइम के लिए भी वी नो. लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस डायमेंशंस टू द फॉर्मूला. व्हाट वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव टाइम, तो डायमेंशन टाइम की ये है. देन डायमेंशंस ऑफ लेंथ L, then dimensions of mass, and then dimensions of acceleration due to gravity. After that, now I can solve this equation. हम mass की अगर सभी टर्म्स को कंबाइन करें और लेंथ को और टाइम को कंबाइन करें, what we will get? We will get m raised to the power y, L raised to the power x plus z and t raised to the power minus 2z, right? और अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वेट करें, वी कैन सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड m is 0 and on right hand side m is y. That means y must be equal to 0. Similarly, L is x plus z and here L is 0. That means x plus z must be 0. And time t is equal to t raised to the minus 2z. That means minus 2z must be equal to 1 because left hand side पे टाइम की पावर 1 है. तो इन तीनों इक्वेशन से वी कैन फाइंड x, y एंड z. z हमारा आ जाएगा -1/2, y 0 है. अगर z -1/2 है then x will be 1/2. So now we can write the formula as t is equal to k into L raised to the power 1/2 and g raised to the power -1/2. Where is the mass term? Because mass वाली term तो 0 हो जाएगी because y is 0. ठीक, that's why mass is missing. I can write it as, I can simplify it as t is equal to k into under root of L by g. Why? Because L raised to the power 1/2 means under root L and g raised to the power -1/2 means denominator में it is under root g. तो overall time period t will be k into under root of L by g. This is the time period, right? So we can write the time period of a pendulum is k into under root L by g. Now, next thing is, what about this constant k? We can't find this constant k using dimensional analysis. ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है. तो constant k निकालने के लिए हम different methods यूज करते हैं. They are beyond your scope. So जब हमने different methods यूज किए तो later on we find कि ये जो time k है, this k is nothing but it is 2 pi. So total expression for time period is 2 pi under root L by g. So इस तरह से हम किसी भी एक क्वांटिटी का एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, like t is equal to 2 pi under root L by g. Now let's see some demerits of dimensional analysis. We know dimensional analysis has a lot of advantages. We can use it in a number of ways, but it has some demerits as well. Let's see. The first demerit is the value of constants in an equation cannot be determined as the constants do not have dimensions. As we know, अभी हमने पीछे जो एक illustration किया था, वहाँ पे हमने time period निकाला था of a pendulum. वहाँ जो constant k था, we were not able to find the value of that constant k. Reason being because it is a dimensionless quantity. We can't predict the value of that constant. So ऐसे cases में हम डायमेंशनल एनालिसिस नहीं लगा सकते. So it is the first demerit. After that, only dimensional consistency can be checked, but physical consistency can't be tested. ये भी हमने डिस्कस किया था. कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये तो हमें पता चल सकता है, बट फिजिकली क्या वो करेक्ट है ये हम नहीं बता सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. जैसे v² - u² इज इक्वल टू अगर हाफ as है, डायमेंशनली इट विल कम आउट टू बी ट्रू, बट
physically it will not come out to be true, right? After that, dimensions can be found from physical quantity, but physical quantities cannot always be guessed from dimensions. Now, अब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन तो लिख सकते हैं, बट अगर आपको सपोज एक डायमेंशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए प्रिडिक्ट द फिजिकल क्वांटिटी, कैन यू डू? यस यू कैन, बट यह प्रॉब्लम एक आती है, दैट इज कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशंस. इन दैट केस आप नहीं बता सकते कि डायमेंशन से कि ये जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, राइट? बिकॉज एक नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन, लाइक वर्क एंड एनर्जी. अगर आपको डायमेंशन दे दी जाए तो आप नहीं बता सकते ये वर्क है या ये एनर्जी है, राइट? बिकॉज बोथ हैव सेम डायमेंशंस, राइट? आफ्टर दैट, द इक्वेशन containing the dependency on more than 3 quantities cannot be determined using M, L and T. अब देखिए, जो क्वांटिटीज 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे, लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, वहां तो ठीक है. बट अगर हमारे पास डिपेंडेंस 3 से ज्यादा आ जाए, सपोज करंट पे भी डिपेंडेंस आ जाए या हमारे पास इंटेंसिटी पे डिपेंडेंस आ जाए, इन दैट केस जो हमारी इक्वेशंस थी एक डायमेंशंस निकालने के लिए हमारी 3 से ज़्यादा हो जाएंगी, जैसे हमने पीछे की थी एक्स वाई जेड. सो एक्स वाई जेड में हमने 3 वेरिएबल्स थे, 3 इक्वेशंस थी. अगर चौथा एक और हम फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते, देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड विल इंक्रीज. दैट इज अगेन वो प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. आफ्टर दैट, द इक्वेशंस कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, trigonometric, logarithmic functions cannot be derived as they don't have any dimensions. Now, we know trigonometric functions, sine theta, cos theta, they all are dimensionless quantities. Similarly, logarithmic and exponential functions, they are also dimensionless quantities. So, it is not possible to express these quantities with the help of dimensions. अगर किसी फॉर्मूला में ये इन्वॉल्व हैं, then we can't derive that formula because these quantities are dimensionless quantities. After that, the equations having the relation other than products oblique quotients cannot be derived. Again, this is a limitation. अगर एक फॉर्मूला में हमारे पास प्रोडक्ट बाय क्वोशिएंट अगर इसके अलावा किसी और फॉर्म में है, then we can't derive that formula. So, with this note, let's end our discussion on dimensional analysis. I have discussed dimensional analysis in full detail and I hope you must have enjoyed this session. हम अपने coming session में अब डिस्कस करेंगे error analysis और significant figures के बारे में, and that we will see in next lectures. So till then, keep learning, keep sharing. Thank you.